हेलो एवरीवन। आज हम इंडिया सेचल्स रिलेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने इस आइलैंड को विज़िट किया था और कुछ बायलैटरल टॉक्स भी वहाँ पे हुई विद द प्रेसिडेंट ऑफ सेचल्स। ओके, तो ये हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ओशन जियोपॉलिटिक्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, ग्लोबल साउथ, उसके साथ-साथ में क्लाइमेट जस्टिस और ब्लू इकोनॉमी सबके साथ में इंटीग्रेटेड है ना? तो सबसे पहले थोड़ा-सा देखते हैं कि इंडियन ओशन का थोड़ा देखते हैं, फिर सेचल्स पे जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम जुलाई 2026 जुलाई करंट अफेयर्स का है। ओके, सबसे पहले इंडियन ओशन की थोड़ी बात करेंगे। अगर मैप में हम देखें तो इंडियन ओशन के वेस्ट में हमको अफ्रीका देखने को मिलता है, वेस्ट में अफ्रीका देखने को मिलता है। इधर ईस्ट वाले साइड हमको इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है और नॉर्थ में वही इंडिया और यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। ये ओशन दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ओशन है, उसमें से एक है। क्यों? क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इसी ओशन से, इंडियन ओशन से होता है। इंडिया का भी ऑलमोस्ट सारा जो क्रूड ऑयल है वो भी इसी रूट से आता है और अगर कल इंडियन ओशन अनसेफ हो गया तो इंडिया में क्या होगा? पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होगा, इम्पोर्ट इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और इकोनॉमी भी स्लो हो सकती है। इसलिए इंडिया के लिए इंडियन ओशन सिर्फ वाटर बॉडी नहीं है बट इकोनॉमिक लाइफलाइन है। क्या है? इकोनॉमिक लाइफलाइन है। ये आप अपने मेंस में एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक लाइफलाइन। ओके, ठीक है। अभी सेचल्स के बारे में देखते हैं। लोकेशन हमने यहाँ पे देख लिया, एक बारी वापस देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज सेचल्स। इसकी कैपिटल विक्टोरिया देखने को मिलती है। इसकी कैपिटल विक्टोरिया देखने को मिलती है एंड दिस इज लोकेटेड हेयर। दिस इज मैडागास्कर। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है हमारा देखने को मिलता है। ये इंडियन ओशन में सेचल्स आपको देखने को मिलता है। ओके, लोकेशन हमने देख लिया। ओके, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। छोटा सा आइलैंड कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन लोकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशन है। ईस्ट अफ्रीका के पास में वेस्टर्न इंडियन ओशन में सिचुएटेड है और एग्जैक्ट वही रीजन जहाँ से यूरोपियन ट्रेड, अफ्रीकन ट्रेड, गल्फ ऑयल, इंटरनेशनल शिपिंग सब पास होते हैं। इसलिए स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में एक लाइन बहुत फेमस है विच इज़ जोग्राफी नेवर चेंजेस। जोग्राफी नेवर चेंजेस। कंट्री छोटी हो सकती है लेकिन उसकी लोकेशन उसे बहुत पावरफुल बना सकती है। इसी वजह से इंडिया जैसे कंट्रीज़, चाइना, अमेरिका, फ्रांस सब सेचल्स में बहुत इंटरेस्टेड है। ओके, अब ये देखते हैं कि इंडिया को सेचल्स में क्यों इतना इंटरेस्ट है। व्हाई इज़ इंडिया इंटरेस्टेड इन सेचल्स? इतना इंटरेस्टेड क्यों है ना? तो इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं, काफ़ी सारे रीज़न हैं। क्या-क्या फ़ायदा है? अभी सेचल्स से हमारा अगर अच्छा रिलेशन रहा, ट्रस्टेड फ्रेंडली रिलेशन रहा, है ना? बीच में अगर इंडिया को अरेबियन सी से अफ्रीका में जाना है, मान लो इंडिया को अरेबियन सी से अफ्रीका में जाना है, यहाँ से अरेबियन सी से अफ्रीका में जाना है, तो अगर बीच में सेचल्स पड़ता है, तो उसकी रिफ्यूलिंग आसान हो सकती है। रिफ्यूलिंग आसान हो सकती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिल सकता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिल सकता है। सर्विलेंस भी इम्प्रूव हो सकता है। तो हम वेस्ट इंडियन ओशन में भी अच्छा अपना सर्विलेंस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं और इमरजेंसी रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट हो जाएगा। इमरजेंसी रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट हो जाएगा। इसी वजह से सेचल्स को स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम पार्टनर मानता है इंडिया। क्या मानता है? स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम पार्टनर मानता है इंडिया। ओके, अभी क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने सेचल्स को शेयर्ड वो इंडियन ओशन को शेयर्ड होम बोला। क्या बोला? लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन। शेयर्ड होम बोला। क्यों बोला?
उन्होंने बोला कि इंडियन ओशन हम सबका शेयर्ड होम है। मीनिंग क्या है? अभी ओशन एक कंट्री का तो है नहीं। अगर मान लो कि पायरेसी सोमालिया के पास होती है, तो नुकसान इंडिया को भी है, बाकी कंट्रीज़ को भी है जो आस-पास हैं। अगर कोई ऑयल टैंकर है, वो गल्फ़ से आ रहा है और अटैक अफ्रीका के पास हुआ, तो इफ़ेक्ट इंडिया में भी पेट्रोल प्राइसेज़ पर बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज मान लो, अगर मालदीव्स में हुआ, तो इम्पैक्ट उसका भी इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। इल्लीगल फ़िशिंग हुई या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए शेयर्ड होम की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन ओशन लिटरल कंट्रीज़ की। एंड नॉट जस्ट लिटरल कंट्रीज़ बट जो बाकी कंट्रीज़ भी हैं जो ट्रेड में इन्वॉल्व्ड हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि वो भी अफ़ेक्ट होंगे कल को। ओके? अब मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है? इसके कुछ फैक्टर्स हम देखते हैं। यूपीएससी का फ़ेवरेट टॉपिक है मैरीटाइम सिक्योरिटी। मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में देखें तो सी को सेफ बनाना। सेफ सी और सेफ ओशन इज़ रिफर्स टू मैरीटाइम सिक्योरिटी और कुछ नहीं है ना? इसके थ्रेट्स क्या-क्या हैं? जैसे पायरेसी हो गया। अब सोमालिया में पायरेट्स का काफ़ी खतरा रहता है। क्रू को मान लो किडनैप कर लिया, रैनसम माँगते हैं, है ना? और इंडियन नेवी ने कई ऑपरेशंस में ऑल्दो ऐसे शिप्स को रेस्क्यू भी किया है, पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग। अभी हम थोड़ा मैप में देखते हैं। ये है गोल्डन क्रिसेंट, क्रिसेंट टाइप का दिख रहा है। इसमें ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ आते हैं। ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड दिस इज़ गोल्डन ट्रायंगल। इसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते हैं। यहाँ से ड्रग की स्मगलिंग बहुत होती है ना? जो ड्रग सी रूट्स होते हैं वो इन्हीं के थ्रू ट्रैवल जो ये हैं ये इधर इंडियन ओशन से ही ट्रैवल करते हैं, इंडियन ओशन से ट्रैवल करते हैं। इसलिए इंडियन ओशन एक मेजर ट्रैफिकिंग कॉरिडोर बन रहा है ना? तो इस प्रॉब्लम को भी हमको सॉल्व करना है। इसमें हमने क्या देखा? गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रेसेंट में ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान थे। गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस हमने देखे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आप बाकी भी काफ़ी सारे स्टार्टक टॉपिक्स में गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का नाम सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब जो इल्लीगल माइग्रेशन समझ लीजिए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझ लीजिए, वो भी सी के थ्रू हो सकती है या होती भी है ना? तो वो भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। इल्लीगल फिशिंग, सबसे अंडर एस्टिमेटेड चीज़। बड़ी जो फॉरेन फिशिंग कंपनीज़ होती हैं, वो कई-कई बार क्या होता है कि जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में घुस जाती हैं। उनके ईईज़ेड व्हिच इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन, उसमें घुस जाती हैं और इल्लीगल फिशिंग करती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो लोकल फिशरमैन हैं, उनकी इनकम गिर जाती है और मरीन बायोडायवर्सिटी भी डिस्ट्रॉय होती है और फूड सिक्योरिटी तो ऑफ़ कोर्स अफ़ेक्ट होती है। फूड सिक्योरिटी। तो एक साथ कितनी-कितनी चीज़ होगी? अभी एक डायग्राम बना के समझते हैं कि अगर मान लो इल्लीगल फिशिंग हो रही है, तो मतलब किसी और क्वेश्चन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक आप सर्कल यहाँ बनाइए, एक आप सर्कल यहाँ बनाइए, एक आप सर्कल यहाँ बनाइए। ये उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट एनीवेज़ क्या फर्स्ट दिक्कत क्या है कि जो फिशरमैन हैं, फिशरमैन, उनकी इनकम गिर जाएगी। सेकंड सेकंड जो मरीन बायोडायवर्सिटी है वो खराब होगी, मरीन बायोडायवर्सिटी। और तीसरा क्या है? तीसरा है फूड सिक्योरिटी खराब होगी। तो इल्लीगल फिशिंग से 3 पॉइंट्स तो आपको याद हो जाने चाहिए। फिशरमैन इनकम कम होगी, फूड सिक्योरिटी खराब होगी, मरीन बायोडायवर्सिटी भी अफ़ेक्ट होगी। ठीक है? मैरीटाइम टेररिज़्म, अभी अगर आपको 26/11 मुंबई अटैक याद हो, तो जो टेररिस्ट थे पाकिस्तान से वो सी रूट के थ्रू ही आए थे। इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी डायरेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है। इसको हम डायग्राम में कैसे समझेंगे? एक छोटा-सा डायग्राम बना के सब चीज़ों को हम डायग्राम के थ्रू छोटा-सा डायग्राम बना के समझेंगे ताकि वो हमारी पिक्टोरल मेमोरी में थोड़ा जम जाए, आपके भी और मेरे भी। तो जो 26/11 का अटैक था, वो कहाँ से हुआ था? मैरीटाइम रूट से। कहाँ से आए थे? मैरीटाइम रूट से। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है इंटरनल सिक्योरिटी से।
सिक्योरिटी से। आई थिंक अब ये पूरा दिमाग में छप गया होगा ये वाला पॉइंट, है ना? नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट स्मगलिंग जैसी एक्टिविटीज़, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये भी मैरीटाइम रूट से हो सकती है, तो इसको भी आप इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक कर सकते हैं, स्मगलिंग को भी इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी कर सकते हैं, सब किसी को कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके आप हर किसी में यूज़ कर सकते हैं। एक जो हमने सर्कल वाला देखा था वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, और सर्कल नहीं बनाना तो ऐसे ट्रायंगल बना के 3 पॉइंट्स पे 3 जगह लिख दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ गोल्डन क्रेसेंट, दिस इज़ गोल्डन ट्रायंगल। ओके, अभी ब्लू इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेचेल्स जो है उसके पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है। इतना तो उनका लैंड एरिया भी नहीं है जितना उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है ना? तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया उनके साथ में फिशरीज़ में कोऑपरेट कर सकता है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी में कोऑपरेट कर सकता है, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी में कोऑपरेट कर सकता है, ओशन माइनिंग में कर सकता है और सस्टेनेबल टूरिज़्म में भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें ब्लू इकोनॉमिक विज़न से अलाइन करती हैं। अभी देखिए 1 मिनट, ब्लू इकोनॉमिक विज़न है क्या? कि इकोनॉमी को हमको बेटर करना है इन अ सस्टेनेबल वे। सस्टेनेबल वे, ठीक है? तो जैसे सस्टेनेबल वे में कैसे कर सकते हैं? सस्टेनेबल फिशरीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ओशन किस काम में लेते हैं लोग? फिशरीज़, मतलब नॉर्मल एक लेमैन उसमें देखें तो ओशन सबसे पहले उसके क्या काम आएगा? फिशरीज़ के लिए। सेकंड, अगर थोड़ा-सा और एडवांस जाएँ तो मरीन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा आज के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, मरीन बायोटेक, ओके? फिर आजकल थोड़ा उसके साथ में रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी का भी बढ़ रहा है ना? और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के पास में क्या होगा? ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी। सो दिस इज़ ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, ये हो गया, ठीक है? उसके बाद में अभी ओशन है, ओशन से रिलेटेड ओशन माइनिंग, ओशन माइनिंग, ये भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में घूमने-फिरने भी आ ही सकते हैं लोग, तो सस्टेनेबल टूरिज़्म, सस्टेनेबल टूरिज़्म। ये देखो कितने सारे विज़न हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, क्या-क्या देखा हमने? ओशन है, फिशरीज़ सबसे पहले, लेमन लैंग्वेज में समझेंगे फिशरीज़। सेकंड, टेक्नोलॉजी पे थोड़ा-सा एडवांस जाएँगे, बायोटेक्नोलॉजी। आजकल क्या इम्पोर्टेंट हो रहा है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज़। अभी ओशन के पास में है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, ओशन माइनिंग, सस्टेनेबल टूरिज़्म, थोड़ा घूमने-फिरने भी लोग आ सकते हैं, तो सस्टेनेबल टूरिज़्म, दिस इज़ ब्लू इकोनॉमी का विज़न। तो ये 5 पॉइंट्स अगर आपको याद हुए तो बन जाएगा काम, 2-3 अपने आप से भी ऐड कर लीजिए। ओके। अभी चाइना का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्या है? चाइना रैपिडली अपना इन्फ्लुएंस एडवांस कर रहा है, किसके थ्रू? किसके थ्रू कर सकता है? सब चीज़ों को ना थोड़ा इसी तरीके से पढ़ेंगे कि सिर्फ़ पढ़ के भूलें ना, उसको समझें और याद रहे दिमाग में, चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी चाइना रैपिडली एडवांस करता है बाकी कंट्रीज़ में, तो जो ओशन के पास कंट्रीज़ हैं, उनमें किस-किस तरीके से, ऐसे सोचिए कि किस-किस तरीके से जो चाइना है, वो अपना जो प्रेज़ेंस है, वो बढ़ा सकता है। सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा पोर्ट्स, हाँ। पोर्ट्स बना के, पोर्ट्स बना के कर सकता है। पहला आ गया पोर्ट्स। अभी पोर्ट्स क्या है? ये भी तो एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पोर्ट्स के साथ में बाकी चीज़ें भी चाहिए होती है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। इसका अगर एक कीवर्ड याद रह जाए तो आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये तो आपको याद ही रहेगा आई थिंक, और मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो कि काम आए, है ना? तो इंडिया का एंगेजमेंट स्ट्रेंथन अगर होगा, है ना? तो इंडिया जो है इनका सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पार्टनर बन सकता है अब फॉर इट्स ओन एडवांटेज एज़ वेल एंड फॉर द एडवांटेज ऑफ द इंडिविजुअल कंट्री एज़ वेल। तो एक म्यूचुअल एडवांटेज दोनों को रहेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट गेनिंग। तो क्या देखा चाइना? पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट। तो ये कीवर्ड्स वगैरह की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। ये हमने देख लिया इंडियन ओशन क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बार वापस देख लेते हैं थोड़ा चीज़ों को लिंक कर के ताकि हमें याद करने की ज़रूरत नहीं हो, हमें याद हो जाए। ओके, क्या देखा हमने? इंडियन ओशन क्यों इम्पोर्टेंट है? स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या? सबसे पहला,
क्यों इम्पोर्टेंट है? जगह कौन-सी है ये देख लो, इंडियन ओशन कौन-सी जगह है? फिर देखो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कनेक्ट करता है मेजर कॉन्टिनेंट्स को, जैसे इधर अफ्रीका हो गया, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इधर अफ्रीका हो गया, है ना? ये एशिया है ऊपर, इधर एशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो मेजर चीज़ें तो यही कवर हो गई, है ना? इनको कनेक्ट करता है और बाकी जो कॉन्टिनेंट बच गए वो भी यूज़ करते हैं इंडियन ओशन को, ठीक है? 80%। अब यहाँ अब ऐसे समझ लो कि ये जो है अब कितने इतने सारे कॉन्टिनेंट्स में से 3 जो बड़े-बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब 3 जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका और एशिया तो बड़े-बड़े ही हैं, मान लो। तो उनमें से 80% ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड, सीबॉर्न ऑयल ट्रेड यहीं से होता है, ठीक है? और 1/3 ऑफ ग्लोबल बल्क कार्गो यहीं से होता है। अभी पॉपुलेशन अच्छी खासी है इधर, तो सामान भी चाहिए ही, है ना? कंटेनर ट्रैफ़िक काफ़ी ज़्यादा होल्ड करता है। चोक पॉइंट्स क्या हैं? ये थोड़ा-सा देख लेते हैं इसके बारे में, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब समझेंगे बस बार-बार। ये है पर्शियन गल्फ़, ये है रेड सी, ओके? पर्शियन गल्फ़ में ये जो स्ट्रेट है, जो अभी कुछ दिन पहले भी काफ़ी न्यूज़ में थी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, ओके? तो ये इम्पोर्टेंट है, आती तो इंडियन ओशन में ही है। और ये रेड सी में जो स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं बाब एल मंडेब स्ट्रेट। ये यहाँ पे है, ये भी इंडियन ओशन का पार्ट है। थोड़ा-सा और देखेंगे तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया है, शिया-शिया बीच में आता है, जो भी है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये जो स्ट्रेट है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं वर्ल्ड ट्रेड के, ये तीनों इंडियन ओशन में आते हैं। अभी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में ही थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो ग्लोबली कितना तहलका मच गया था। और मान लो ये तीनों इतने इम्पोर्टेंट हैं, इन तीनों में दिक्कत हो जाए तो सभी कोलैप्स कर जाएगा, है ना? तो तीनों की लोकेशन देख ली हमने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, बाब एल मंडेब की लोकेशन देखी हमने और स्ट्रेट ऑफ मलक्का की लोकेशन हमने देखी। ओके, तो एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, सप्लाई चेन्स, इकोनॉमिक ग्रोथ सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। अभी थोड़ा-सा देखेंगे ये कि हमने ना सेशल्स को कुछ पेट्रोल वेसल्स गिफ्ट किए हैं, थोड़ा-सा साइड में देख लेते हैं कि हमने कुछ पेट्रोल वेसल्स गिफ्ट किए हैं, जैसे फास्ट पेट्रोल वेसल, फास्ट पेट्रोल वेसल, यूटिलिटी व्हीकल्स दिए हैं हमने। मतलब अभी जब गए थे मोदी जी, तो ये बात हुई। लेज़र बोट्स दिए हैं हमने। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को भी अपग्रेड किया है। गिफ्ट्स नहीं है ये। इनसे क्या हो सकता है? सोचिए थोड़ा-सा। मेरे बोलने से पहले थोड़ा सोचिए कि ये सब हम क्यों दे रहे हैं? इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा क्या होगा? उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी और अगर कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो वो भी सिक्योरिटी ग्रोथ के लिए काम करेंगे और अगर इंडियन ओशन में एक जगह सिक्योरिटी और ग्रोथ हो रही है और वो हमारा म्यूचुअल पार्टनर है, ट्रस्ट है हमें उस पे, तो फ़ायदा हमको भी होना ही है। इंडियन ओशन सिक्योर रहेगा और ये विन-विन सिचुएशन है दोनों के लिए। ऐसा नहीं है एक को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और दूसरा नुकसान में जा रहा है। इट्स अ विन-विन सिचुएशन। विन-विन सिचुएशन में अपना फ़ायदा देखने में क्या बुराई है? ओके, ये हमने देख लिया। ओके, ये थोड़ा टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, सागर और महासागर वाला, है ना? एक बार हम पहले देख लेते हैं अबाउट या मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। बहुत सिंपल से उसमें इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। सबके घर में हमारे घर में सबके घर में सीसीटीवी कैमराज़ होते हैं ना? सीसीटीवी कैमराज़ होते हैं। जो भी आप मूवमेंट करेंगे, आपके घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन डिलीवरी लेके आ रहा है, सब कुछ उसमें दिखता है ना? सब कुछ दिखता है। मान लो कि वो जो कैमरा जो ऑब्ज़र्व करता है दैट इज़ मैरीटाइम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, पूरा नहीं लिखते, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ये ओशन में होता है तो इसे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बोल देते हैं। मतलब जैसे घर में सीसीटीवी काम करता है, सेम कॉन्सेप्ट है ये।
ओशंस में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है, कौन सी शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, फिशिंग वेसल्स हैं, कोई सस्पिशियस मूवमेंट हो रहा है, कोई पायरेसी का केस दिख रहा है, कोई डिजास्टर दिख रहा है, सब मॉनिटर करता है। सब मॉनिटर करता है, जैसे आपका कैमरा मॉनिटर करता है ना वैसे ही। तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। अब ये जैसे आपके घर में कैमरा है, तो ये कैमरा का फंक्शन क्या-क्या चीज़ें करती हैं? तो काफ़ी सैटेलाइट्स के थ्रू ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, रेडार चेन्स के थ्रू ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ड्रोन्स के थ्रू ऑब्ज़र्व करते हैं, कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम के थ्रू ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और नेवल कोऑपरेशन के थ्रू ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है? इंडिया ऑलरेडी इंडिया ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया हुआ है कोस्टल रडार नेटवर्क और इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। इंडियन कोस्टल रडार नेटवर्क और इंडियन फ्यूजन सेंटर आईओआर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ब्लू इकोनॉमी हमने देख लिया। ब्लू इकोनॉमी हमने देख लिया है। अब थोड़ा सा हम चाइना फैक्टर भी हमने देख लिया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस चाइना फैक्टर। क्लाइमेट चेंज पे एंगल देखते हैं, इफ वी कैन सी। वेट अ सेक। क्लाइमेट चेंज डायमेंशन, ओके। सो पीएम मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला यहाँ पे। इन्होंने बोला कि जिन्होंने क्लाइमेट चेंज सबसे कम क्रिएट किया, उन्हें सबसे ज़्यादा बर्डन नहीं उठाना चाहिए। अभी ये सोचो कि ये किस प्रिंसिपल इंडिया किस चीज़ को एडवोकेट करता है, और ये उससे मिलती-जुलती बात उन्होंने बोली। इंडिया एडवोकेट नहीं करता कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। करता नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी कॉमन है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, लेकिन सबकी अलग-अलग है ना? है कॉमन, है कॉमन, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फ़र्क है थोड़ा-सा। कैसे? समझेंगे। अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन किया। डेवलपिंग कंट्रीज़ कंपैरेटिवली उतना पॉल्यूशन नहीं कर रही हैं, उतने पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो क्लाइमेट एक्शन में क्या? फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एडाप्टेशन सपोर्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है ना? ये तो क्लाइमेट जस्टिस होता है। हमने क्या बोल रहे हैं कि हमने जब किया ही नहीं उतना, तो हम क्यों भुगते हैं? आपने कर लिया, आप डेवलप हो गए, और हम रह गए, अब हम पे रिस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हो। क्लाइमेट जस्टिस, ये भी आपके मेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड हो गया। तो क्लाइमेट चेंज डायमेंशन जो मोदी जी ने बोला, जो सेंटेंस बोला, वो किससे रिलेटेड है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट कौन-सा दिखाता है? क्लाइमेट जस्टिस। ओके? इसमें इक्विटी, हाँ, अब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोर प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, ठीक है? याद नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। CBDR पहला क्या हो सकता है? अब कॉमन ऐसे बोल रहे कि सब बराबर करेंगे तो वो तो इक्वालिटी हो गई ना, लेकिन इक्वालिटी का एक और प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होता है? इक्वालिटी जैसा एक और प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होता है? पॉजिटिव क्या होता है उससे भी ज़्यादा कुछ? इक्विटी। इक्विटी, जो हम पॉलिटी में भी कई बार पढ़ते हैं ना, इक्विटी, इक्वालिटी, है ना? राइट टू इक्वलिटी वाले में। इक्विटी मतलब हर किसी की कैपेसिटी अलग-अलग होती है, आप उसके हिसाब से चीज़ें दीजिए उन्हें, है ना? किसी की कैपेसिटी अगर कम है, जैसे मान लीजिए कि वो एक यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, एक बच्चा है जिसकी हाइट इतनी है ना? ये क्या बना रहे हैं? चिड़िया बना रहे हैं। एक बच्चा है जिसकी हाइट इतनी है, एक बच्चा है जिसकी हाइट इतनी है, और एक बच्चा है जिसकी हाइट इतनी है। किसको बड़ा स्टूल मिलेगा? इसको ना, इतना एटलीस्ट स्टूल दोगे तब जाके खड़ा होके मैच देख पाएगा। इसको ज़रूरत नहीं है, इसको भी ज़रूरत है, एटलीस्ट इतने स्टूल की तो ज़रूरत ही है। अब सबको आप इतना बड़ा स्टूल दे देंगे या फिर सबको आप नहीं देंगे, तो इक्विटी कहाँ हुई? बराबरी तो आपने कर दी है, लेकिन मिला क्या उनको? वो तो नहीं देख पा रहा ना, ये बच्चा नहीं देख पा रहा, ये बच्चा भी नहीं देख पा रहा, है ना? तो जिसको जितनी ज़रूरत है, जिसकी जितनी नीड्स हैं, जो जितना डिसएडवांटेज्ड है, उसको उतनी हेल्प करना, दैट इज़ इक्विटी। ओके? सेकंड, क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। अगर हमने किया ही नहीं उतना, तो हम क्यों भरें? क्लाइमेट जस्टिस, हाँ, ठीक है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट को बचाना, लेकिन उतनी कैपेसिटी नहीं है, आप हमारी मदद कीजिए थोड़ी। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जिन्होंने किया, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना? फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए अब, फिर कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए कि हम भी इसमें मदद कर पाएँ, क्योंकि
फिलहाल तो हमारा प्रायोरिटी डेवलपमेंट पे है, इन सब में लग जाएँगे तो हम कभी डेवलप हो ही नहीं पाएँगे। अभी नेगेटिव टर्म में नहीं है कि हमको क्लाइमेट चेंज नहीं रोकना, पर फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इमीडिएट चाहिए होती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास उतना पैसा नहीं होता, और वैसे भी क्लाइमेट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो थोड़ी महँगी भी हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर कीजिए। देखिए, इक्विटी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट जस्टिस, इसको ऐसे याद, इक्विटी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस क्यों होना चाहिए? क्योंकि हिस्टोरिकली आपने बहुत पॉल्यूशन किया है। अब उसको करने के लिए क्या तो फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए। हो गया? हो गया? याद हो गया? क्या ज़रूरत है अब और याद करने की इसको? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट नेगोशिएशन, कोप मीटिंग्स, सीओपी मीटिंग्स एंड ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी। जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ होती हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं सीवीडीआर को, है ना? और क्लाइमेट जो एग्रीमेंट्स होती है उसमें नेगोशिएशन, बार्गेनिंग पावर को भी समवॉट वो करता है। ओके। अब ये देखते हैं कि आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल क्यों हैं? स्पेशली जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। क्योंकि सी लेवल राइज़ हुआ, है ना? तो कोस्टल इरोज़न होगा, साइक्लोन्स आएँगे, कोरल्स जो हैं वो ख़राब हो जाएँगे, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, सॉल्ट वाटर अंदर आ जाएगा, टूरिज़्म का लॉस होगा और फिशरीज़ तो एनीवे डिक्लाइन ही करेगी, है ना? थोड़ा-सा इसको भी ऐसे पढ़ते हैं कि याद हो जाए। देखो, ये एक आइलैंड है ना? क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग तो सी लेवल राइज़ करता है, तो पहला पॉइंट, सी लेवल राइज़, हो गया याद? सी लेवल राइज़ हुआ तो थोड़ा-सा पानी आइलैंड के इस पे है। ये कोस्ट है, कोस्टल इरोज़न हो गया। कोस्टल इरोज़न, ओके। कोस्टल इरोज़न हो गया। सी लेवल राइज़ होता है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ता है तो साइक्लोन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साइक्लोन, 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है? अभी ये कोस्ट के इधर ही आपको शैलो वाटर में कोरल्स देखने को मिलते हैं। डिस्टर्बेंस हुई तो कोरल्स ब्लीच हो जाएँगे और टेम्परेचर सेंसिटिव भी होते हैं, कोरल ब्लीच हो जाएँगे, ठीक है? अब पानी इधर आया, थोड़ा और इधर आ गया, तो क्या हुआ? सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो गया। ये हो गया, ये याद हो गया। सबसे पहले क्या देखा? सी लेवल राइज़ की वजह से कोस्टल इरोज़न उसके साथ में गर्मी बढ़ी तो साइक्लोन्स आए। ये कोस्टल इरोज़न थोड़ा-सा इधर हुआ, कोरल रीफ्स खराब हो गए, है ना? अंदर आया, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभी ये खराब हो जाएगा, कोस्ट खराब हो जाएँगे तो टूरिज़्म भी तो खराब होगा, टूरिज़्म नहीं होगा उतना, ठीक है? टूरिज़्म हुआ, फिशरीज़ भी डिस्ट्रॉय हो गई, फिशरीज़। एक पॉइंट और मिला जी, अगर टूरिज़्म वो हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी जाएगा, इनकम भी जाएगा, है ना? कितने सारे पॉइंट्स हो गए। क्या देखा सबसे पहले हमने? एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। क्या देखा हमने सबसे पहले? सी लेवल राइज़। सी लेवल राइज़ हुआ, है ना? क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, सी लेवल राइज़ की वजह से कोस्टल इरोज़न की वजह से कोरल ब्लीचिंग कोरल ब्लीचिंग की वजह से कोरल ब्लीचिंग हुई और ज़्यादा सॉल्ट वाटर अंदर आया, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, कोस्टल खराब, टूरिज़्म गया, फिशरीज़ खराब हो, अब ये पूरा इकोसिस्टम खराब हुआ, फिशरीज़ डैमेज्ड, टूरिज़्म खराब हुआ, एम्प्लॉयमेंट गई, इनकम गई। कितने सारे पॉइंट्स याद हो गए? नेक्स्ट डिजिटल कॉपरेशन। अब न्यूज़ में डिजिटल पेमेंट भी मेंशन हुआ है। इंडिया आज सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल एक्सपोर्ट कर रहा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को, है ना? इसमें क्या-क्या है? डिजिटल पेमेंट्स इंक्लूडेड हैं, डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लेटफ़ॉर्म भी ये बन सकता है। फिनटेक कॉपरेशन के लिए भी एक प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, ठीक है ना? तो ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को लो कॉस्ट और स्केलेबल डिजिटल सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब ये कंट्रीज़ चाहेंगी क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल हो, स्केलेबल हो, है ना? कम पैसे में हो, तो चल जाएगा काम। तो इंडिया जो है वो अपना जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कर रहा है, शेयर कर रहा है। ओके, क्या ओके, स्पेस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। अब इंडिया की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आइलैंड नेशन के लिए बहुत यूज़फुल है ना? आइलैंड नेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल हो सकती है? थोड़ा-सा सोचने की कोशिश करेंगे। व्हाई? व्हाई इट कैन बी यूज़फुल? थोड़ी-सी सुंदर राइटिंग कर लेते हैं।
वाई इट कैन बी यूजफुल, हाउ इट कैन बी यूजफुल। सबसे पहले हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन आ रहे हैं, तो साइक्लोन फोरकास्टिंग भी तो कर सकता है। ओ सॉरी, मैप चेंज किया। ऐसे ही कर लेते हैं। साइक्लोन फोरकास्टिंग, और सुनामी भी आ सकती है, तो सुनामी फोरकास्टिंग है ना। और क्या, वेदर प्रिडिक्शन, वेदर प्रिडिक्शन, ठीक है। फिशरीज मैपिंग, फिशरीज में भी दिक्कत देखी थी ना थोड़ी देर पहले, फिशरीज मैपिंग। और भी देखा था हमने, सी लेवल राइज की वजह से कोस्टल इरोजन हो रहा है, कोस्टल इरोजन मैपिंग, कोस्टल इरोजन मैपिंग, है ना। और ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ओशन मॉनिटरिंग, ठीक है। तो इसरो की कैपेबिलिटी जो है, इसरो जो है वो स्मॉल आइलैंड नेशंस की कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं हम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं, डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वहाँ पे, है ना, सोवरानिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोकल ओनरशिप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, सागर और महासागर इनिशिएटिव को, सागर और महासागर इनिशिएटिव को हम और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन्स, ठीक है। महासागर उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। डोमेन अवेयरनेस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को सीसीटीवी से हमने समझा था, और इंटेलिजेंस शेयरिंग, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं आइलैंड नेशन के साथ में, क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं, एडाप्टेशन सपोर्ट दे सकते हैं इन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन को, ठीक है। एनहांस कर सकते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस ट्रेनिंग वगैरह को, कोस्ट गार्ड कोलैबोरेशन, इन सबको बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, कोट्स कुछ मैं बता देती हूँ। द इंडियन ओशन इज आर शेयर्ड होम, ये बोला मोदी जी ने। सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी आर आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, shared responsibility. The ocean should be an ocean of opportunities, not of conflict. ओके, तो ये भी एक कोट है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे, सेचल्स is strategically located in West Indian Ocean. Absolutely correct. The Sagar Doctrine focus on maritime security and regional cooperation. Absolutely correct. Small island developing states are among the least vulnerable. Least or most vulnerable? They are the most vulnerable. इसलिए first and second is correct. Third one is wrong. एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। The Indian Ocean has emerged as the centerpiece of India's strategic, economic, and diplomatic engagement in the Indo-Pacific. Discuss the context of India's relation with Seychelles. Also examine the role of maritime security, blue economy, and climate justice in strengthening India's vision of Sagar and Global South. इसका आंसर वही करेंगे जो हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले थोड़ा सा इंडियन ओशन के बारे में लिख देंगे, है ना। उसके बाद में देखेंगे कि उसके बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बारे में ब्रीफ में लिख देंगे। फिर देखेंगे कि इंडिया के रिलेशन सेचल्स के साथ में कैसे हैं। फिर उसके बाद में मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करेंगे जो हमने डिस्कस किया, पायरेसी, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो सब चीज़ें। ब्लू इकोनॉमी के बारे में देख लेंगे जो हमने याद की थी, सस्टेनेबिलिटी के उस पे होती है, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम वो चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, सस्टेनेबली चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, तो वो हमने चीज़ें याद करी थी। क्लाइमेट जस्टिस का हमने देखा था, सीबीडीआर, है ना। वो सब हम लिख सकते हैं इसमें आंसर में। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, थोड़ी हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।